हाय गाइस, स्टारी के में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए। आज हमारा सेकंड लेक्चर है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके क्लासिफिकेशन की, यानी वर्गीकरण की। तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने हमारा जो चैप्टर है वो है सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक है। तो ठोस अवस्था चैप्टर स्टार्ट किया था, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, और फिजिकल केमिस्ट्री के पहले यानी क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और हम जितना भी सिलेबस है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, है ना। तो जितना भी सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे। और चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जो है ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें क्या कहा गया है, पूरे सारी की सारी बात ठोस पर करी गई है ना, कि ठोस क्या होते हैं, ठोस की प्रॉपर्टी क्या है, ठोस के गुण क्या है, ठोसों का वर्गीकरण यानी ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, ठोसों के प्रकार यानी टाइप कितने क्या है, ये सारी की सारी बात ठोस पर करी गई है। और ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी थी कि ठोस के बारे में, ठोस क्या है, कैसे है, क्या क्या है इसके अंदर, सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो देखो ठोसों को हमने जो बांटा था वो दो भागों में बांटा था, है ना। कितने भागों में ठोसों को बांटा था? दो भागों में। कौन कौन से? एक थे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे थे अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, दो भागों में हमने ठोसों को बांटा था। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से इसमें अंतर समझाया था कि ये क्या क्या होता है। इनमें विदलन का गुण पाया जाता है, इनमें विदलन का गुण नहीं पाया जाता। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी नहीं होती है। ये विषमदर्शिक होते हैं, ये समदर्शिक होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो सकती, आई होप आपको समझ में आई होगी। और आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि प्रॉपर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम इसी के आगे बात करेंगे। किसके किसके आगे? देखिए एमॉर्फस सॉलिड यानी अक्रिस्टलीय ठोसों का क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ हम किस पे बात करेंगे? क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि इसी का ज़्यादा यूज होता है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। आज हम क्या करने वाले हैं? क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इनका जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण करने का एक आधार होता है ना। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि वर्गीकरण करने का एक आधार होता है। आधार का मतलब ये है, हम ऐसे ही नहीं किसी को क्रिस्टलाइज यानी क्लासिफिकेशन कर देते हैं, किसी का वर्गीकरण ऐसे ही उठाकर नहीं कर देते हैं। उसके लिए एक बेस होता है कि हम उसको किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, यानी किस आधार पर उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने तब भी बात की थी इस बारे में और अब भी कर रही हूँ कि किसी को भी ऐसे ही नहीं वर्गीकृत किया जा सकता। जैसे अभी कोई मतलब पादप है, तो पादपों में उनको उनका अलग अलग क्लास होता है, यानी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको वर्गीकृत किया जाता है। जैसे जंतु है तो जंतुओं को अलग रखा जाएगा, पादपों को अलग रखा जाएगा। ठीक है, सरीसृप को अलग रखा जाएगा। तो उसी आधार पर हम मतलब किसी को भी क्लासिफाई करने के लिए उसका एक आधार देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे तो किस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य, क्या बोला? क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य कार्य करने वाले अंतराण्विक बलों की प्रकृति, है ना। कौन से बल हैं? अंतराण्विक बलों की प्रकृति के आधार पर इन्हें कितने? 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको, अवयवी कण। अवयवी कण का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे वे कण जिनसे वे मिलकर बना है ना। जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर भी ऐसे ही नहीं बन गया होगा। इसमें जो इसके छोटे छोटे क्या होंगे? पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे अवयवी कण होंगे जिनसे मिलकर बना होगा। कोई भी ठोस, जब कोई भी ठोस होता है तो वो अपने छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है ना। तो इन्हीं कणों को हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पर अवयवी कण कह देते हैं।
तो अवयवी कणों के मध्य, अब अवयवी कण तो हैं लेकिन उनके मध्य कौन सा अंतराणविक बल कार्य कर रहा है, तो हम इसको इस आधार पर बांटेंगे। यानी अंतराणविक बल का मतलब कि यहाँ वॉन डेर वाल बल है या लंदन बल है या हाइड्रोजन बंध है, यानी हाइड्रोजन बल है और या फिर कह सकते हैं रासायनिक बंध है। तो किस प्रकार का बंध है यानी किस प्रकार का बल अंदर लग रहा है, ठीक है। तो उसी आधार पर हम इनको क्या करेंगे, बांटेंगे। तो अंतराणविक बलों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 भागों में इनको बांटा गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, नंबर 1 है आपका आणविक ठोस यानी आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, इनको बोलेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तो इनको आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे, ठीक है। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, इनको मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे, ठीक है। और सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस, तो इनको कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे, ठीक है, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है इसका आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों ही नामों से आ सकता है, सहसंयोजक के नाम से भी आ सकता है और नेटवर्क के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहला हम आणविक पर बात करेंगे। तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके अवयवी कण, इसकी जो अगर परिभाषा की बात करें तो इनके अवयवी कण क्या होते हैं, अणु या परमाणु होते हैं। इनके अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं, ठीक है। तो जैसा अगर मैं उदाहरण में बात करूं तो I2 SO2 H2O ये सभी जो होंगे ये कैसे अवस्था में होंगे, ये होंगे सॉलिड स्टेट में। किस में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे, ठीक है। तो I2 हुआ, SO2 हुआ, H2O यानी बर्फ के रूप में होगा, और अमोनिया हुई ये भी सॉलिड। आर्गन मैंने जैसा कहा था, यहाँ पर क्या कहा था, अणु या परमाणु होते हैं। तो आर्गन क्या है, ये तो सब अणु थे, ये क्या है, आर्गन परमाणु है, ऐसे नियोन है, ETC एटसेट्रा, ठीक है। और भी है, CCl4 ले सकते हैं। चलिए तो जैसे जैसे आगे आता जाएगा वैसे वैसे देखते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये इनके क्या हैं, अणु या परमाणु हैं, जिनके मतलब ये किसके हैं, क्रिस्टलीय ठोस, सॉरी आणविक क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है, ठीक है। अब इसके कुछ गुण की बात कर लेते हैं, है ना। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी में, मतलब गुण में दोनों ही आ जाते हैं, फिजिकल और केमिकल। तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए गुणों में अगर नंबर 1 की मैं बात करूं तो इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, मुलायम होती है, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। भौतिक प्रकृति कैसी होती है इनकी, मुलायम सॉफ्ट होते हैं। और सेकंड पे बात करें, ये विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी यानी विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, ये विद्युत के रोधी होते हैं ना, यानी कह सकते हैं हम अचालक होते हैं। विद्युत का चालन नहीं करते हैं, अचालक होते हैं, या विद्युत रोधी बात एक ही है। इनका गलनांक निम्न होता है, ठीक है। जब इनकी भौतिक प्रकृति मुलायम है तो इनका गलनांक कैसा होगा, निम्न होगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर इनका गलनांक निम्न है तो इनके अवयवी कण कैसे होंगे, दुर्बल आकर्षण बलों, यानी दुर्बल आकर्षण बलों द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं वॉन डेर वाल बलों, है ना। वॉन डेर वाल बल ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा इसमें समझा दूंगी। तो वॉन डेर वाल बलों एक वीक फोर्स होते हैं, है ना, तो उसके द्वारा आपस में क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। वॉन डेर वाल में बहुत सारे बल आ जाते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है, अध्रुवीय आ जाते हैं, अध्रुवीय बल, है ना, आयनिक द्विध्रुव बल, तो लंदन बल, ये सब किस में आ जाते हैं, ये वॉन डेर वाल बल में आ जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि जो आपके आणविक क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनको पुनः, तो आणविक क्रिस्टलीय ठोसों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। आणविक क्रिस्टलीय ठोसों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो देख लेते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट होगा वो होगा
अध्रुवीय, आणविक, अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा होगा ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होगा हाइड्रोजन आबंधित ठोस। ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है। तो ये हैं, पहले आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। ओके, मैं साइड चलिए, तो अब आगे की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर आणविक ठोस यानी आणविक क्रिस्टलीय ठोसों को तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन भागों में कौन कौन सा बांटा गया है? फर्स्ट है हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड है हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस यानी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, अध्रुवीय आणविक ठोस जो है उनमें इनके जो अवयवी कण होते हैं वे क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु या परमाणु। मैंने वहां बात की थी मॉलिक्यूलर सॉलिड में, मैंने बात की थी अणु या परमाणु, लेकिन अगर पार्टिकुलर वे में बात करी जाए तो यहाँ जो होंगे अध्रुवीय अणु या परमाणु होंगे। ठीक है, अध्रुवीय अणु या परमाणु होंगे। इसी का सेकंड देख लें, तो सेकंड पॉइंट है कि इनके अवयवी कणों के मध्य दुर्बल लंदन बल पाया जाता है। देखिए, वंडर वॉल बल में अगर सबसे वीक कोई फोर्स होती है तो वो होती है लंदन बल, है ना। तो लंदन बल, दुर्बल लंदन बल पाया जाता है। और नेक्स्ट देख लें, अगर दुर्बल बल है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इनके गलनांक कैसे होंगे? बहुत कम होंगे, यानी ये बहुत लो टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएंगे। तो देखो, अगर हम इसके उदाहरण देखें तो देखिए, जैसे कि CCl4 है, H2 है, I2 है, यानी आर्गन है। तो इनमें क्या होता है कि ये एक आकर्षण मात्र होता है और कुछ नहीं होता। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो H2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बराबर यानी बिल्कुल बीच में रखे हुए होंगे। क्यों रखे हुए होंगे? क्योंकि ना तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों की नेगेटिविटी कैसी है? सेम है। तो इसलिए इनके जो अवयवी कण, इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बराबर भागों में बटे हुए होंगे। तो ये कैसा होगा? यहाँ कोई भी ध्रुव नहीं दिखाया जाएगा, यानी इस पे ना तो इस पे इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है ना इसकी, तो दोनों कैसे हैं? समान है ना। दोनों की नेगेटिविटी कैसी है? समान है। तो इसलिए यहाँ क्या होगा, क्या कहेंगे इसको? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे इसको। इसी तरीके से हम आर्गन देख लें तो देखो, आर्गन के क्या होंगे? परमाणु इस तरीके से होंगे, आर्गन, है ना, और आर्गन। ठीक है, या इसके बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर, H सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ हल्का सा क्या लग रहा होगा? आकर्षण लग रहा होगा। इसी तरीके से आर्गन के अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले लें, बहुत सारे अणु ले लें, तो इस तरीके से क्या होगा? इनके बीच आकर्षण होगा। इसी आकर्षण को हम क्या कहेंगे? लंदन बल कहेंगे। क्या कहेंगे? लंदन बल कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके अवयवी कण जो होंगे वो ध्रुवीय अणु होंगे। ध्यान देना, यहाँ परमाणु भी होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या होंगे? अणु होंगे। ठीक है, यहाँ परमाणु नहीं होंगे। तो इनके
अवयवी कण क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होते हैं। ध्रुवीय अणु का मतलब उन पर पोल जनरेट हो जाता है, पोल जनरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है इसमें से कोई एक परमाणु जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इनके अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य करता है। द्विध्रुव का मतलब होता है डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, है ना, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट कार्य करता है। इनके गलनांक जो होते हैं वो अध्रुवीय होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं। कहने का मतलब अगर कंपेयर की जाए किसमें, अध्रुवीय और ध्रुवीय में, तो जो गलनांक में जिसका गलनांक हाई होगा वो ये होंगे। इन दोनों में अगर कंपेयर की जाए तो इनका गलनांक क्या होगा, इनसे उच्च होगा। ठीक है, इनसे उच्च होगा। और क्या मतलब यहाँ हो गया इनका गलनांक उच्च होता है। और अगर इनके उदाहरण की बात करी जाए तो इनके उदाहरण क्या होंगे, जैसे HCl है, HBr है, SO2 है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं देखूं इसमें तो आपको पता है HCl सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है, सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये HCl कुछ इस प्रकार से होगा। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि, चलो मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ ले रही हूँ। कि जो HCl है, H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, Cl का 17 होता है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बेसिक बातें हैं जो आप जानते हैं। या फिर अगर आपको नहीं आता है ये सब तो आप हमारे फर्स्ट चैनल पे स्टार के नाम से ही है, और उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ जाकर आप बेसिक केमिस्ट्री सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा, Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो बाहर वाली कोश में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये क्या करते हैं, सह संयोजक बंध बनाते हैं, यानी लेन देन बराबर की साझेदारी करते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है और Cl का यहाँ 7 होते हैं। Cl के कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इससे एक ले लेता है, ये इससे एक ले लेता है, और बराबर में क्या बन जाता है, बंध बन जाता है। और करके अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर खींचने का मतलब ये है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खिंच जाता है, जिससे क्लोरीन पे आंशिक ऋण और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण हम इनको क्या कहेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस कहेंगे। ऐसे ठोस जिनमें पोल जनरेट हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, और लास्ट है आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो अगर हम हाइड्रोजन आबंधित को देखें, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनके अवयवी कण हाइड्रोजन बंध बनाने वाले अणु होते हैं। ये भी अणु होते हैं, लेकिन कैसे अणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन बंध बनाया जाता है। ठीक है, तो इनके अवयवी कण कैसे होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इनके अवयवी कणों के मध्य, देखो जब हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा, यानी सहसंयोजक बंध भी होगा। अब सहसंयोजक बंध भी और दूसरा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ गया, तो इनके गलनांक बढ़ जाएंगे, है ना, गलनांक हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। तो देखिए इनके अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव यानी डाइपोल डाइपोल भी होता है, और प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड भी कार्य करता है। दो प्रकार के बंध होते हैं। ठीक है, इनके गलनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। अगर तीनों में कंपेयर करी जाए तो सबसे हाई किसका गलनांक होगा, इसका। ठीक है, तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो H2O, HF, NH3। आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ काम करता है, जब भी हाइड्रोजन के पास FON, है ना, जब भी हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से कोई भी हमें देखने को मिलेगा तो वहाँ कौन सा बंध लगने लगेगा, वहाँ बॉन्ड लगने लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बंध कार्य करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी एक प्रकार का वंडरवॉल बल है, लेकिन ये वंडरवॉल बल में इतना दुर्बल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन बंध। अब हाइड्रोजन बंध में इसमें कोई एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं, जैसे H2 है, H2O है, या HF है, या NH3 है, कोई सा भी ले लें। तो चलो देखिए, हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, बाहर वाले कोश में इसमें 1 ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी उसमें करा है। और ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का देखें तो 8 होता है, बाहर वाले कोश में इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ भी बराबर की साझेदारी होती है, पहले सहसंयोजक बंध बनता है, बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि ये कुछ इस प्रकार से होता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपका
आप जानते हैं कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, आंशिक धन आ जाता है, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, आंशिक ऋण आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऋण आ जाएगा, यहाँ धन आ जाएगा। तो इसके यहाँ अगर हम बहुत सारे अणु ले लें, कुछ से अणु ले लें, तो क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से पड़े होंगे। एक और ले लेते हैं। ठीक है, सब पे सेम रहेगा। जब ये पास पास पड़े होते हैं तो हमने क्या बताया कि अगर हाइड्रोजन के पास इन तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो कौन सा बॉन्ड लगने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। ये भी एकमात्र आकर्षण बल होता है, तो ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाता है, यानी हाइड्रोजन बंध यहाँ कार्य करने लगता है। ठीक है, कोई भी हो, HF हो, HF में भी ऐसे ही होगा, और NH3 हो, NH3 में भी सेम कंडीशन है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और आपको अगर बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जानकारी लेनी है तो आप सेकंड चैनल पर जा सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री का जो आपका 12th क्लास का पूरा ही सिलेबस NCERT का आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है।